हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कलेक्टिव लर्निंग। मैं हूं मित द्विवेदी। तो आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी का राजनीति विज्ञान पढ़ने वाले हैं। तो ये विविधता, इंग्लिश में इसको डाइवर्सिटी बोलते हैं। अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल कभी कभी आते हैं कि विविधता क्या है, विविधता के बारे में जानते हैं तो सभी हैं, पर अगर आपसे बोल दिया जाए कि इसके बारे में आप लिख के दीजिए, इसे लिखिए, तो शायद आप नहीं लिख पाएंगे। तो विविधता क्या होती है, हमारे देश में डाइवर्सिटी से क्या क्या लाभ होते हैं, क्या उसके नुकसान हैं, अगर ऐसे सवाल आपके मन में चलते हैं तो उन्हीं सवालों का जवाब आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अध्याय 1 है, विविधता की समझ। आपकी यहाँ पे कुछ फिगर दी गई हैं, इसको आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों के द्वारा बनाया गया है। आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्रों को बनाए हैं। तो मतलब आपकी उम्रों के नहीं हैं, ये मतलब छोटे बच्चों के लिए बोला जा रहा है। क्या आपका चित्र अन्य 3 चित्रों जैसा ही है? कभी ना कभी बचपन में आपने भी चित्र बनाया ही होगा। तो क्या वो सभी सेम एक जैसे होते हैं? सेम तो एक जैसे नहीं बनते, सभी के अलग अलग ही बन सकते हैं। हो सकता है आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र क्या है, आपस में एक दूसरे से नहीं मेल खा रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप, रंग, खान पान आदि में भी भिन्नता होती है। यानी कि हम जो भी काम करते हैं वो सभी से क्या होता है, अलग होता है। सबका काम एक जैसा ही नहीं होता। आगे देखते हैं। आपकी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितनी साथियों के जवाब एक जैसे हैं। कौन सा जवाब? मतलब कोई भी चित्र आप बनाते हैं तो क्या सभी के सेम एक जैसे हैं? बिल्कुल नहीं। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? यानी कि कोई ना कोई हो सकता है वो जिसकी सूची 100% तो नहीं, बट हाँ कुछ % हो सकता है कि आपसे मैच होती हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते जरूर होंगे। कितने साथियों को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएँ बोलते हैं? इनमें अब तक आपको यह अंदाज़ा हो गया होगा कि कई मामले में आप अपनी साथियों की तरह ही हैं और कई मामलों में आप उनसे भिन्न हैं। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जब आप देखते हैं अपने साथियों के बीच में, तो आप किसी मतलब कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनमें आप दोनों में कुछ ना कुछ समानताएं होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी मामले होते हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। यहाँ पे देखते हैं दोस्ती करना। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी पढ़े और उसके बारे में सोचिए। पढ़ते हैं कहानी। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था, जो कि जनपद की भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचा करता था। तो यहाँ पे एक बच्चे के बारे में बताया जा रहा है जो कि क्या करता था, एक चौराहा था, वहाँ पे जाकर वो अखबार बेचा करता था। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता, उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी में मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता था। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुँह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए उससे कहा। तो बच्चे से क्या मांगते हैं ये लेखक जो हैं, बोलते हैं कि मुझे एक अखबार दीजिए। कौन सा? हिंदी का। तो बच्चा दंग रह जाता है सुन के, क्योंकि उसको ये नहीं पता था कि इनको हिंदी आती है। इसलिए तुमने क्या सोचा? वो रुका। तो वो क्या बोलते हैं बच्चे से कि क्यों, तुमने क्या सोचा था? पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं, वो बोला। तो बच्चा क्या बोलता है कि आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि आप अंग्रेज हैं, मतलब आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं। ये कैसा हो, मतलब अचंभित होकर वो बोलता है कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं, कि यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कभी, हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मतलब गंभीरता भरे स्वर में उन्होंने रिप्लाई किया। मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय के रूप में हिंदी पढ़ी थी। आप लोगों ने भी क्या हिंदी के साथ साथ इंग्लिश पढ़ा होगा, उसके अलावा संस्कृत भी पढ़ते हैं। तो इसी तरह ये भी अपने बारे में बता रही हैं कि मैंने भी हिंदी पढ़ा था। सब्जेक्ट, उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है? वह कुछ और होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई। मतलब वो उस बच्चे को कुछ बताना ही चाह रहे होते हैं कि चौराहे की जो सिग्नल होता है वो ग्रीन हो जाता है, और मेरे पीछे गाड़ियों का हॉर्न और शोर 100 गुना बढ़ गया। तो क्या होता है, ग्रीन लाइट जैसी आती है तो पीछे के जो भी वाहन थे वो हॉर्न बजाने लगते हैं। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने के लिए मतलब बढ़ा दिया। तो क्या करते हैं, वो भी ट्रैफिक के साथ आगे चले जाते हैं। अगले दिन फिर से वह वहाँ पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? बच्चे के अंदर काफ़ी ज़्यादा अंदर मतलब जिज्ञासा हो जाती है सब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए। तो वो दोबारा से उनसे पूछता है कि सब्जेक्ट क्या चीज़ होता है। उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वो उसका प्रयोग कर रहा था। तो सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे ये
कभी ये समझाना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट का एक अर्थ होता है विषय और दूसरा अर्थ क्या होता है प्रजा, तो वो बच्चा शायद सब्जेक्ट को विषय ना समझ कर वो प्रजा समझने की कोशिश कर रहा था, वह उस अर्थ में उसका प्रयोग कर रहा था। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। तो उन्होंने क्या रिप्लाई किया बच्चे को कि ये जो तुम सोच रहे हो प्रजा वो नहीं है, ये बल्कि पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी, सुमय ने, तुम कभी स्कूल गए हो क्या? उसके बाद क्या होता है, चौराहे की बत्ती मतलब सिग्नल रेड हो जाता है। रेड होने का मतलब कि वो वहीं पे काफ़ी देर तक खड़े रह सकते हैं। तो उन्होंने बच्चे से क्या पूछा, क्या तुम कभी स्कूल गए हो? तो उसने क्या जवाब दिया, कभी नहीं। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। तो वो अपने हाथों से क्या करता है, छोटी सी हाइट बताते हुए बोलता है कि जब मैं इतना बड़ा था तभी से मैं काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल के गद्दी के बराबर अपने आप को नापा, यानी कि जो भी साइकिल की सीट होती थी बैठने की, वहाँ तक वो बताता है। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेला ही कर लेता हूँ। तो बच्चा क्या बोलता है कि पहले मेरी मम्मी जी भी मेरे साथ आया करती थी, अब मैं अकेले ही काम किया करता हूँ। तो यहाँ पे क्या पूछते हैं, अभी तुम्हारी माँ कहाँ है, मैंने पूछा। पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। इतने में क्या होता है, सिग्नल ग्रीन हो जाता है। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है और उसके साथ है। बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। तो क्या होता है, जैसे सिग्नल ग्रीन होता है तो चलने लगते हैं। तो बच्चा पीछे से आवाज़ लगाता है, क्या बताता है अपनी मम्मी के बारे में कि वो अभी मेरठ में है और उसके साथ है। बाकी आवाज़ उनको सुनाई नहीं दे पाती क्योंकि इतना ज़्यादा शोर शराबा हो जाता है। आगे देखते हैं, मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। नेक्स्ट डे क्या होता है, फिर से वो वहीं चौराहे पे मिल जाता है उनको। तो क्या बताता है अपना नाम कि मेरा नाम समीर है, और उनसे पूछता है कि आपका नाम क्या है। वो काफ़ी बड़े थे उनसे, उस बच्चे से, इसीलिए वो थोड़ा मतलब पूछते हुए शर्मिंदगी महसूस कर रहा होता है। आपका नाम, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर था, मैंने बताया। मतलब जिस बच्चे से वो पूछ रहे थे उस बच्चे का भी नाम समीर था और उनका भी नाम समीर था। क्या उसकी आंखें एकदम से चमक उठी, यानी कि जब वो बच्चा सुनता है कि इनका नाम भी समीर है तो भी क्या होता है, अचानक से अचंभित सा हो जाता है। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ क्या है? हवा, पवन और पवन पुत्र कौन है जानते हो क्या? ना, हनुमान। तो वो साइकिल वाले व्यक्ति क्या पूछते हैं बच्चे से, क्या तुम्हें ये पता है कि समीर का क्या अर्थ होता है? हवा, पवन, पवन सूत्र, पवन पुत्र, हनुमान जी, ये कौन है जानते हो क्या? तो अब से आप समीर और मैं भी समीर, तो अब से आप समीर एक और मैं समीर दो। तो क्या बताते हैं उस बच्चे को कि आप समीर एक, वो बच्चा उनसे क्या बोलता है कि आप समीर एक और मैं समीर दो। उसने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है। तो बच्चा क्या बोलता है कि ठीक है। मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ा, हाथ मिलाओ समीर दो। तो वो जो कवि होते हैं वो क्या करते हैं, अपना हाथ उस बच्चे की तरफ देते हैं और बोलते हैं कि लो हैंड शेक करते हैं। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में नन्ही चिड़ियों की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। अगले दिन जब वो मिलता है तो उसके चेहरे पर वो स्माइल नहीं होती। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई थी, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे। इसको कम्युनल भी बोला जाता है, ठीक है। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था, मैं मुस्लिम समीर हूँ। जैसे ही साइकिल वाले व्यक्ति बोलना चाहते थे उससे पहले ही वो छोटा बच्चा बोल देता है कि मैं क्या हूँ, मुस्लिम, और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। वो बताता है कि मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई क्योंकि वो काफ़ी डरा सहमा हुआ था। समीर एक और समीर दो में कोई 3 अंतर लिखिए। क्या अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए? जैसे कि अंतर क्या था, एक समीर मुस्लिम था, एक समीर के बारे में नहीं पता कि कौन सा था। एक समीर छोटा था, एक समीर बड़ा था। एक समीर काफ़ी गरीब था, एक समीर काफ़ी अमीर था। फिर भी उन दोनों में दोस्ती हो गई ना। आगे देखते हैं। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, ना उसके अगले दिन वह दिखा और ना आगे फिर कभी। तो कभी क्या बताते हैं कि अगले दिन जब मैं गया तो चौराहे पे हमें नहीं दिखा, ना उसके अगले दिन दिखा, ना फिर वो दोबारा से मुझे दिखा। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता था मैं समीर दो आखिर कहाँ गया। ये बताते हुए कभी काफ़ी गदगद हो जाते हैं बोलते हुए कि वो हमें कई दिनों से दिखाई ही नहीं दिया। पोली सोन गुप्ता की कहानी द लाइट्स चेंज पर आधारित ये कविता है। जहाँ समीर एक को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती थी, वहीं समीर दो को हिंदी बोलना आता था। यहाँ पे देखिए क्या अंतर दिए गए हैं दोनों में कि जो समीर थे बड़े वाले उनको अंग्रेजी आती थी, छोटे वाले को हिंदी आती थी। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग अलग हैं, फिर भी वो एक दूसरे से बात कर पाते हैं। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग रही हैं। जहाँ समीर एक हिंदू हैं
वहीं समीर दो मुसलमान हैं। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि के ये भिन्नताएँ विविधता के पहलू हैं। यानी ये जो होते हैं यही सब डाइवर्सिटी कहलाते हैं। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो अन्य कई मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। किन मामले में अलग थे, आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर दो अखबार बेचा करता था। आपने भी किसी न किसी स्कूल से पढ़ा होगा, तो आपने भी देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे भी रहे होंगे जो कि स्कूल तक कभी पहुँचे ही नहीं होंगे। समीर दो को स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला था। आपने संभवतः अपने इलाके में से कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरत भी पूरी नहीं हो पाती। यह फ़र्क उस फर्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था। यह विविधता का रूप नहीं बल्कि गैर बराबरी का रूप है। तो विविधता का ये रूप नहीं है बल्कि ये क्या है, ये गैर बराबरी का, यानी कि असमानता होती है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है और ना ही ज़मीन, ना पैसे हैं, ना संसाधन है। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी कि गैर बराबरी होती है। व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। जाति व्यवस्था से क्या आती है, समानता आती है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग आधारों में यानी समूहों में बांट रखा है। क्या चीज़, जाति व्यवस्था। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं, लोग किस जाति में पैदा हुए, उन्हें बदल नहीं सकते हैं। तो ये सभी क्या थी, असमानता के आधार थे। उदाहरण के लिए समीर दो स्कूल क्यों नहीं जाता था? आपकी राय में अगर वो स्कूल जाना चाहता तो क्या कर पाता? क्या यह सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ जा ही नहीं पाते? इस पर चर्चा कीजिए। समीर दो स्कूल इसलिए नहीं जा पाता था कि उसके पास इतने संसाधन नहीं थे कि वो स्कूल जा पाए। वो अपना गुजारा किया करता था किसी तरह अखबार बेच करके। उसके अलावा वो अगर स्कूल नहीं जा पाता था तो ये अच्छी बात नहीं है, ये काफ़ी दुख की बात है। अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हुई तो आपकी जाति कुम्हार ही होती है और आप वही बन सकती हैं। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी समझा ही नहीं जाता था। इसमें गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठों में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। तो क्या होता है, मान लीजिए कोई जाति है स्पेसिफिक कुम्हार से, तो उनके बारे में क्या हो जाता था कि आप सिर्फ मिट्टी के बर्तन बनाना ही सीखिए, आपको स्कूल जाने की ज़रूरत थी नहीं। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, यानी डाइवर्सिटी से कैसे हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आती है, देखते हैं। जैसे समीर एक और समीर दो दोनों क्या थे, दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियाँ होंगी जो आपसे बहुत ज़्यादा अलग होंगी। तो आपके भी फ्रेंड सहेलियाँ वो आपसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको दिखाई देता होगा। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनकर देखे होंगे आप, और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी आपने सीखने की कोशिश की होगी। सूची बनाइए कि भारत के अलावा किन किन प्रांतों में कौन से व्यंजन खाए जाते हैं। आगे देखते हैं। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होंगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। तो बचपन में बच्चों को क्या होता था, कहानियाँ पसंद थी। कुछ बच्चों को भूत की कहानियाँ, कुछ लोगों को राजा रानियाँ की कहानियाँ, तरह तरह की कहानियाँ, यानी ये जादुई कहानियाँ कुछ लोगों को पसंद आती थी। यहाँ पे आप ये चित्र देख सकते हैं, ये भी किसी न किसी कहानी से रिलेटेड है। आगे देखते हैं। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए क्या होता है, नए नए हमें विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों जैसे कि किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। तो कहानियाँ लिखने वाले क्या क्या करते हैं, किताबों से प्रेरणा लेते हैं, वास्तविक जीवन की कोई घटना हो गई उससे सीखते हैं और खुद की कल्पनाएँ करते हैं। कुछ लोग जंगल के जानवरों के नज़दीक रहे हैं और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी हैं। तो जो लोग जंगलों के पास थे वो पक्षियों के बारे में देखा करते थे, तो उसी से रिलेटेड कहानियाँ लिखते हैं। कुछ अन्य लोग ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए, स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकालकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। तो ये किसके बारे में है, जिन्होंने कहानियाँ लिखी वो किस तरह की कहानियाँ लिखी उसके बारे में यहाँ पे दिया गया। कल्पना कीजिए जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी हैं उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वाले लोगों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हो, लाल और सफ़ेद, एक तरह का खाना खाते हों, शायद जो कि आलू मान लीजिए खाते हैं, समान रूप से केवल दो पशु पक्षी पालते हैं, उदाहरण के लिए हिरण और कौवा ही बस पालते हैं, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हैं। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियाँ लिख पाएंगे। तो अगर वो एक ही जगह पे रहते हैं, सिर्फ लाल सफ़ेद आलू बस खाते हैं, सिर्फ हिरण कौवा को ही बस जानते हैं, मनोरंजन में सिर्फ एक ही चीज़ सांप सीढ़ी बस है, तो क्या करेंगे, जो भी लिखेंगे उसी से रिलेटेड लिखेंगे, उससे ज़्यादा आगे सोच ही नहीं पाएंगे। आप बचपन में कौन कौन से खेल खेला करते थे,
मैं तो बचपन में अक्सर गिल्ली डंडा खेला करता था। आप भी बता सकते हैं आप क्या खेलते थे। यहाँ पे देखिए, माँ एक चित्रकारिया कहानीकार है जो इस जगह पर रहती है, ऐसी जगह के जीवन पर एक कहानी लिखी या चित्र बनाई। तो ये आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, डाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत में विविधता। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचो तो वास्तव में हम सब एक ही हैं, एक ही तरह के हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत के लोग विविध तरीक़ों से नीचे लिखे काम करते हैं। यहाँ उनमें से एक तरीका बताया गया है, 2 तरीके लिखे, जैसे कि प्रार्थना करना, शादी करना, विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनना, अभिवादन करना, चावल पकाना, ये सभी क्या है, तरीके हैं अलग अलग। आगे देखते हैं कि चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। ये किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे देखिए, वास्तव में हम सब क्या है, एक ही तरह के हैं, लेकिन हमारे चीज़ें जो हम चीज़ें करते हैं या हमारे करने के तरीके बस क्या है, अलग है। किसकी बात हो रही है, जो भी हमारे प्यारे भारत देश में सभी लोग रह रहे हैं उनके बारे में। आगे देखते हैं, हम विविधता को कैसे समझ सकते हैं, यानी डाइवर्सिटी को हम अंडरस्टैंड कैसे करें कि कहाँ पे डाइवर्सिटी है, कहाँ पे एकात्मकता है। करीब 200-225 साल पहले जब रेल, हवाई जहाज़, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा किया करते थे। वे पानी के जहाज़ में, घोड़ों या ऊँट पर बैठकर जाया करते थे या फिर पैदल ही चला करते थे। आज आप किससे यात्रा करते हैं? आप बस से जाते होंगे, कुछ लोग प्लेन से भी जाते होंगे, और शायद समुद्री जल जहाज़ से तो बहुत कम ही लोग यात्रा किया करते हैं। अक्सर ये यात्राएं खेती और बचने के लिए, नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाया करते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी उन्हें कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। तो क्या होता था, कभी कभी मान लीजिए अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, तो उसकी वजह से भी क्या होता था, उन्हें अपना घर छोड़ के जाना पड़ता था। उन्हें जब पेट भर खाना नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाया करते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ दिया करते थे। तो आज भी देख सकते हैं, जहाँ पे भी युद्ध होता है, आप देख सकते हैं रूस यूक्रेन का हुआ, इजराइल ईरान का हुआ, तो क्या होता है, जब भी कहीं युद्ध होता है तो काफ़ी लोग वहाँ से पलायन कर जाते हैं किसी और जगह पे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते हैं तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता है। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते हैं और कुछ चीज़ें वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते हैं। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता है। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता है और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती है। तो क्या होता है, जब कोई व्यक्ति नई जगह में जाता है तो क्या करता है, कुछ वहाँ की नई चीज़ें अपना लेता है और बाकी अपने पीछे लाई हुई सांस्कृतिक चीज़ों को वो फॉलो करता रहता है। इसलिए क्या होता है, दोनों का मिक्स हो जाता है, मतलब दोनों चीज़ें मिक्स होकर के आगे निकलती हैं। अगर आप अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलता है कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह के कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। तो किस तरह से हो जाते हैं, जब कई लोग वहाँ पे आकर रहने लगते हैं तो इससे क्या होता है, वहाँ पे डाइवर्सिटी उत्पन्न होने लगती है। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क है। न केवल यहाँ के लोगों के कपड़े बल्कि खान पान की आदतों में फ़र्क होता है, बल्कि जिस तरह का काम वे करते हैं वे भी अलग अलग होंगे। कोई समुद्र के पास रह रहा है, कोई पहाड़ों में रह रहा है, तो उनमें काफ़ी सारा अंतर होगा, उनके रहने में, उनके खाने पीने में होता है। शहरों में अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से कई तरह से गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए है कि शहरों में लोग बिरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते होंगे, तो शहर के लोग क्या करते हैं, अधिकतर जाकर सब्जी बाज़ार मार्केट से ही ख़रीदा करते हैं। आप कहाँ से खरीदते हैं, आप बताइए। अगर आप गांव के हैं तो हो सकता है कि घर में खुद ही उगाते हों। वे इन चीज़ों के लिए बाज़ार पर ही निर्भर रहा करते हैं। आइए भारत के 2 भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए ये समझने का कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। तो लद्दाख कहाँ है, पहाड़ी एरिया में, केरल कहाँ है, तटीय क्षेत्र है। तो इसके बारे में यहाँ पे काफ़ी डिटेल में दिया गया है। आगे देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये फिगर आप देख लीजिएगा, ये पहाड़ी का है ऊपर वाला, और ये नीचे इस पश्मीना शाल यानी कि ये भी पहाड़ी का ही। चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। लद्दाख के बारे में, जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती होती है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीने में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहा करते हैं। कहाँ की बात हो रही है, लद्दाख की। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे क्या होता है, पश्मीना ऊन मिलता है। ये ऊन जो होता है ये काफ़ी कीमती होता है,
इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। तो क्या होता है, एक बकरी होती है, उसका नाम भी क्या है, पश्मीना बकरी होती है, उससे पश्मीना नाम का एक शाल भी बनाया जाता है, उसकी मतलब ऊन से। बकरी का नाम भी पश्मीना ही है। यहाँ के लोग क्या करते हैं, दूध से बने पदार्थ जैसे कि मक्खन हो गया, चीज़ हो गया एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती हैं। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। आप खाने में क्या खाते हैं, दूध, दही, मक्खन, क्या खाते हैं बताइएगा। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिससे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे। तो जैसे रेगिस्तान से हमारे मन में क्या आता है कि हो सकता है कि यहाँ पे कोई चीज़ें बेची ही ना जाती, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे व्यापारी भी काफ़ी ज़्यादा आया करते थे, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। तिब्बत के बारे में आपने सुना होगा। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियाँ आदि लेकर चलते थे। दरी क्या होती है, बैठने के लिए व्यवस्था कपड़े का बनाया जाता है। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था। तो जो बौद्ध धर्म था वो हमारे भारत में क्या हुआ था, उनकी उत्पत्ति हुई थी, लेकिन वो तिब्बत कैसे पहुंचा था, इसी लद्दाख के रास्ते। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। लद्दाख कहाँ है, भारत में। इसको क्या बोला जाता है, छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही प्रसिद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रसिद्ध है। तो तिब्बत का ग्रंथ क्या है, केसर सागा, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। केसर सागा, जो कि लद्दाख में भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। उनके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसी डाइवर्सिटी है कि मुसलमान भी गाते हैं और बौद्ध भी गाते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि मतलब एक ही धर्म के लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, और उस पर क्या करते हैं, नाटक भी खेला करते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये महिलाएं दर्शाई गई हैं जो कि पश्मीना शाल बुनती हुई दिखाई दे रही हैं। इसको हाथों से ही बनाया जाता है। आगे देखते हैं अब केरल के बारे में, जो कि भारत के मतलब दक्षिण पश्चिम कोने में है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे कि काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। दक्षिण भारत में वैसे भी मसालों की खेती काफ़ी ज़्यादा होती है। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही बड़ा आकर्षक बना रहता है। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। कहाँ आए थे, केरल में। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। किनको जाता है, जो उनके ईसा मसीह के कौन थे, धर्मदूत थे। उन्हीं को क्या माना जाता है कि इन्होंने यहाँ भारत में ईसाई धर्म लाया था। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए थे। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आया था, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत होती थी। इब्न बतूता एक यात्री थे। वो क्या लिखते हैं कि यहाँ पे मुसलमानों की काफ़ी ज़्यादा इज्जत हुआ करती थी। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ऊपर ये चित्र दिया गया है मछली पकड़ने का चीनी जाल। एक मतलब चाइना से लाया हुआ जाल है, उसका प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। आगे देखते हैं, वास्को डी गामा वास्को डी गामा पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचा था। तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। तो भारत के लिए समुद्री रास्ता कौन सर्च किया था, वास्को डी गामा 1998 में। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। इसमें कौन कौन से हैं, यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए वो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं, वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं। उन्हें चीना बला कहते हैं। तो ये जाल कैसे हैं, जो कि चाइना के जालों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। इनमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। तो इससे क्या जाहिर होता है कि चीना चट्टी की उत्पत्ति चीन में हुई रही होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु किसके लिए उपयोगी है, चावल की खेती के लिए बहुत उपयोगी है। और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। आप अपने राज्य में किस तरह का खाना प्रेफर करते हैं, आप बताइएगा। ये देखिए, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखिए। इस चित्र को आप देख सकते हैं, क्या है, एक नदी है, उस पर नौका है, काफ़ी सारे लोग बैठकर उसको एक साथ चला रहे हैं। केरल में मनाए जाने वाले त्यौहार ओणम का एक विशेष आकर्षण है। ये नाव प्रतियोगिता है। ओणम का त्यौहार केरल में मनाया जाता है, जिसके अंदर नाव की प्रतियोगिताएं की जाती है। ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब देखते हैं आगे। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया था।
जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती को संभव बनाया, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति ने वहाँ उनके व्यापारियों को अपनी ओर खींचा था। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और उसके भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। तो जो भी सांस्कृतिक हमारा मतलब संस्कृति होती है उस पर किसका प्रभाव पड़ता है? इतिहास का और भूगोल का। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, यानी कि जो भी संस्कृतियाँ उसका प्रभाव केवल बीते हुए यानी 1-2 दिन की बात नहीं है, काफ़ी पुराना होता है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है जहाँ हम पहुँचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर क्या करते हैं? काम किया करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल कर रहते हैं। विविधता में एकता, डाइवर्सिटी में एकता कैसे होती है? आइए देखते हैं। ये जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रधानमंत्री थे प्रथम, वो बोला करते थे मैक्सिमम टाइम पे कि भारत क्या है? विविधता में एकता है। और ये वाक्य आपने भी काफ़ी बार सुना होगा। तो आइए उसी के बारे में देखते हैं। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेज़ों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। अंग्रेज़ों ने क्या किया था? उन्होंने तो जानबूझकर फूट डालो की नीति अपनाई थी ताकि यहाँ पे लोगों को बांटा जा सके, लेकिन फिर भी यहाँ की डाइवर्सिटी में एकता है। कैसे है? आइए देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेज़ों का अलग अलग तरीक़ों से विरोध किया। अंग्रेज़ों ने सोचा कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएँ हैं, इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न हों, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वो सभी क्या थे? एक ही थे। यहाँ पे एक कविता दी गई है, भारतीय जन नाट्य संघ, इप्टा के द्वारा लिखा गया है। इसको पढ़ते हैं। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में हमारी हम पर आंसू बहा के न जाना। सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, गोली खा के सोए जलिया बाग में हम, खूनी सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। हिंदुओं मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं रंग में दामन भीगो के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। तो ये किससे संबंधित है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड जो भी हैं उस समय पे उससे रिलेटेड एक कविता लिखी गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये कहाँ है? ये दिल्ली का मैदान है। दिल्ली के मैदान में ये यहाँ पे आप देख सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू खड़े हुए भाषण देते हुए, और यहाँ पे देख सकते हैं इतना सारा क्राउड है। आगे देखते हैं। यह गीत अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया गया था। तो अभी जो हमने कविता पढ़ी वो कहाँ का था? जलियांवाला हत्याकांड कब था? 1919 में जनरल डायर क्या करता है? गोली चलवा देता है। जब लोग एक सभा कर रहे होते हैं किसके विरोध में? एक बिल के विरोध में, तो वहाँ पे जाता है और खुलेआम गोलियाँ चलवा देता है। तो फिर उसी से रिलेटेड ये कविता लिखी गई। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियाँ चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान, सिख, कितने सारे लोग मारे गए थे जो अंग्रेज़ों की पक्षतापूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उनमें से बहुत लोगों की जानें गई और उससे भी ज़्यादा घायल हुए थे। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। तो जब उसने गोलियाँ चलाई थी तो क्या उन्होंने देख के मारा था कि हिंदू मुस्लिम? नहीं मारा था। लेकिन अभी क्या हुआ? हमारे इंडिया में जब अटैक हुआ कश्मीर में, तो कैसा अटैक हुआ? वहाँ पे धर्म पूछ करके गोलियाँ चलाई गई, जो कि सुनने में मतलब सुनकर ही काफ़ी अजीब लगता है कि ऐसे भी गंदे मतलब मानसिकता वाले लोग पाए जाते हैं। हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया? ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जो कि काफ़ी अच्छा था और ये चलाना ज़रूरी भी था, क्योंकि गवर्नमेंट को डायरेक्ट वहाँ पे क्या बोला गया था उन बच्चियों से या उन बहनों से कि जाके आप अपनी सरकार से बताइए। ये मतलब ऐसी मानसिकता के लोग हैं कि क्या कहें। फिर आगे चलते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। तो जो झंडा है उसकी परिकल्पना कब कर ली गई थी? स्वतंत्रता संग्राम के समय। सारे लोग भारत में लोगों के अंग्रेज़ों के खिलाफ इसे इस्तेमाल किया करते थे। किसको? झंडे को। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज, इंडियन डिस्कवरी में क्या लिखा है? भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी, इसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इनमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है।
यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया था। देखिए और देश आप देख लीजिए, जैसे यूएसए होगा, यूरोप के कोई भी कंट्री आप ले लीजिए, यूके, फ्रांस, यहाँ तक कि इधर आप जापान ले सकते हैं, एशिया का मतलब दक्षिण एशिया का जो भी पार्ट है, यहाँ के लोग क्या हैं, भेदभावपूर्ण है। वहाँ पे अगर दूसरे आप खुद अगर यहाँ के बच्चे इंडिया के जाते हैं यूएसए में पढ़ने के लिए, तो उनके साथ वहाँ पे क्या होता है, उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान किया जाता है। ये मतलब पता नहीं किस तरह की मानसिकता के लोग हैं। बट अगर आप इंडिया में हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कई धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। मतलब इतनी अच्छी विविधता आपको कहाँ और देखने के लिए मिलेगी, किसी और देश में नहीं है। पर हाँ, कहने के लिए सभी ज़रूर आएंगे कि आपके देश में ह्यूमन राइट वोलेशन हो रहा है, ये हो रहा है वो, पर ऐसा है नहीं। वो खुद के बारे में नहीं सोचते और हमारे देश पे आकर कमेंट किया करते हैं। आगे देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता का ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में लिखें। तो राष्ट्रगान की रचना किन्होंने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। यहाँ पे अभ्यास के कुछ प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये अध्याय 2 स्टार्ट हो जाता है। तो ये अध्याय प्रथम हमारा, अध्याय 1 हमारा यहीं पे समाप्त होता है। यहाँ पे हमने ये समझने की कोशिश किया कि विविधता क्या होती है, यानी डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। यानी कि संस्कृति में चेंजेस होता है, पहनावे में, खान पान में, रहने के तरीके, तौर तरीके सभी क्या होते हैं, अलग होते हैं। फिर भी लोग एक दूसरे के साथ रहा करते हैं प्यारे भारत में। ये क्या है, यही है अनेकता में एकता, यानी कि कई तरह की विभिन्नता होते हुए भी सभी एक हैं। कौन है, इंडियन है। उसके अलावा हमने यहाँ पे 2 स्पेशल चीज़ों के बारे में भी देखा, जैसे कि लद्दाख के बारे में हमने देखा जो कि इस समय यूनियन टेरिटरी है, और केरल राज्य के बारे में भी देखा। तो लद्दाख के बारे में ये क्या याद रख सकते हैं कि यहाँ पे पश्मीना शाल बनाई जाती है, जो कि पश्मीना नाम की बकरी से बनाया जाता है। इसको हाथों से ही बनाया जाता है। इसके अलावा ये क्या है, लद्दाख एक रेगिस्तान के जैसा है, पर यहाँ पे क्या होता है, बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा जमी रहती है क्योंकि वो हिमालय का पार्ट है। दूसरा यहाँ पे आप केरल देख सकते हैं जो कि दक्षिण पश्चिम कोने भारत में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मछली पकड़ने के लिए जाल उपयोग किया जाता है, जो कि चीन से रिलेटेड है। सबसे ज़रूरी यहाँ का त्यौहार ओणम है, जो कि एक नाव प्रतियोगिता के रूप में मनाया जाता है, जिसको नदी के अंदर नाव चलाते हुए लोग दिखाई देते हैं। तो ये अध्याय हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। विविधता क्या होती है, डाइवर्सिटी के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानने को, सीखने को मिला होगा। और अगर आपसे कोई बोल दे कि इसके बारे में आप लिख के दीजिए इससे 250 शब्दों का, तो आप आराम से इसके बारे में लिख सकते हैं काफ़ी डिटेल्स। ठीक है, ये चैप्टर हमारे यहाँ पे समाप्त होता है। मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।